हेलो बच्चों, कैसी चल रही है प्रिपरेशन। आई होप आपका रिवीजन हो चुका होगा। अभी अभी जेईई मेन का एग्जामिनेशन आने वाला है। आप लोग प्रिपरेशन कर चुके होंगे। कुछ टॉपिक्स पर मैं बता दें कि आप स्पेशली कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड 3D पर मैं ज्यादा फोकस करेंगे। और अब टाइम है ज्यादा से ज्यादा आपको फॉर्मूला के रिवीजन का। जितना ज्यादा फॉर्मूला रिवीजन करेंगे उतना ही आपका प्रिपरेशन बढ़ेगा। आज हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर्स का। इस तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, जेईई मेन में, एडवांस में भी आते हैं। ये प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स हैं, आज हम इस पर देखेंगे। हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस देखिए, हम कैलकुलस से उठाए हैं, खास करके ये फंक्शन से रिलेटेड है कि पीरियोडिक फंक्शन से। जैसे अगर हम पीरियड निकालते हैं, साइन का पीरियड कितना होता है? 2 पाई पर एक ऑसिलेशन लेता। और हम जानते हैं कि अगर साइन के एक्स का पीरियड निकालना हो तो क्या करते हो? उस एक्स के कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं। यानी अगर हम न्यूमरेटर की बात करें इसका, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन एन। अगर डिनोमिनेटर की बात करो तो साइन का पीरियड 2 पाई और कोफिशिएंट कितना है? 1/n। एक्स का कोफिशिएंट तो 1/n से डिवाइड करो, बन गया हमारे पास 2n पाई। जानते हो, दो फंक्शन अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन में हो तो उसका फाइनल पीरियड निकालने के लिए हम एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर का यूज करते हैं। हमारे पास देखो तो T1 के लिए, अगर T1 की बात करें तो 2 पाई/n है, राइट। T2 की बात करें तो 2n/1 है। न्यूमरेटर का एलसीएम कितना होगा फाइनल? 2 पाई और 2n पाई का एलसीएम 2n पाई, और n और 1 का एचसीएफ लेते हैं। अगर नहीं ध्यान में हो तो रिवीजन फिर से इसको अच्छा से देख लेना। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो 2 पाई 2n पाई का एलसीएम 2n पाई, n और 1 का एचसीएफ 1, यानी हमारा हो गया 2n पाई। और क्या दे रखा है कि यह पीरियड एक्चुअली 4 पाई है, ये 4 पाई के इक्वल होगा। एन निकाल दीजिए, पाई कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हम लिमिट कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव पर में रखे हैं। एक फंक्शन है r/0। ऑब्लिक जीरो मीन समझते हो? जीरो को छोड़ करके एलिमेंट, जैसे हम लिखते हैं ना r माइनस कर्ली ब्रैकेट 0, वैसे हम r/0 भी लिखते हैं। तो कहता है एक फंक्शन है जो r-0 टू r डिफाइंड है, यानी इसका डोमेन सारा रियल नंबर है, जीरो को छोड़ करके, और रेंज सारा रियल नंबर है। fx इज इक्वल टू 1/x माइनस 2/e⁻²x-1 है, और ये कहता कंटिन्यूअस है, और हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो एट x इज इक्वल टू 0, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि x टेंड्स टू 0 पर में हमें लिमिट फाइंड करना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर एलसीएम ले लो e⁻²x माइनस 1 माइनस 2x अपॉन x इंटू e⁻²x माइनस x होगा। अगर हम अभी x का वैल्यू 0 लें तो देखिए क्या बन रहा है, ये 1 माइनस 1 0, x0 0, यानी न्यूमरेटर हमारा 0 है। डिनोमिनेटर में भी x 0 रखो तो देखो ये 0 बन गया, यानी 0/0 का फॉर्म है। तो हम
लॉपिटल लगा सकते हैं। लॉपिटल कब लगता है? जब 0/0 का फॉर्म हो या ∞/∞ का फॉर्म हो। लॉपिटल लगाएंगे इसमें तो कितना आएगा? e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2e2x, 1 कांस्टेंट 0, 2x का 2, प्रोडक्ट रूल से x को छोड़िए, e2x का e2x इंटू 2 प्लस x को इसमें अगर हम इसमें छोड़ दें कितना बन जाएगा? 2e2x से x को छोड़ चुके हैं, e2x को छोड़िए, x का 1 और x का इसका 1, राइट। फिर रखते हैं, अगर हम x0 लें तो e की पावर 0 1 यानी 2, 2 माइनस 2 0, यहां भी रखो तो 0, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0/0 का फॉर्म है, यानी फिर से लॉपिटल लग सकता। ये हमारा देखो 4e की पावर 2x। अब तो क्लियर है कि इसके बाद लॉपिटल नहीं लगेगा, कारण ये 0 नहीं होने जा रहा है। फिर वैल्यू पुट कर देंगे हम। 2x को छोड़ो, e2x का 2e2x प्लस e2x को छोड़ो, 2x का 2, e2x का 2e2x, 1 का 0। अब देखिए ये 0/0 का फॉर्म नहीं है, यानी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब जानते हैं लॉपिटल में जैसे ही 0/0 या ∞/∞ का फॉर्म हटता, ये एग्जिस्ट कर जाएगा। इसके लिए आंसर ∞ क्यों ना हो जाए, आंसर 0 क्यों ना हो जाए। हम लॉपिटल तभी तक लगाते हैं जब तक ये 0/0 या ∞/∞ का फॉर्म में होता है। यानी अब अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो देखो क्या बनने जा रहा है, 4 × 1, ये 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1 यानी 2, 2e2x 2, that is 4/4, that is 1, right? नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पर रखे हैं, लेकिन ये ग्राफिकल। कैसे समझेंगे कि ग्राफिकल है? जब भी कोई फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड दे कि इसका मैक्सिमम कहाँ एग्जिस्ट करेगा, डिफरेंशिएबल होगा या मिनिमम करेगा, तो सबसे पहले इसका ग्राफ बना लो। अब देखो सबसे पहले fx का क्या सब वैल्यू दिया हुआ वो देखो। fx हमारे पास x + 1 है। दूसरा, अगर x पॉजिटिव लें तो x + 1 है, x > 0 हो तो, और -x + 1 है जब x <0। और नेचुरली ये सारे रियल नंबर के लिए बिलोंग करेगा, क्योंकि वैसे भी हमारे पास डोमेन सारा रियल नंबर है, लेकिन इसमें सारा डोमेन में सारा रियल नंबर नहीं आएगा क्योंकि मॉडुलस का साइन है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, एक ग्राफ फॉर्म करेंगे। जब भी मैक्सिमम मिनिमम पर में आ जाए, आप सबसे पहले ग्राफ बनाइएगा इसका। चलिए ग्राफ के लिए हम एक्सिस लेते हैं, एक्स वाली एक्सिस। x + 1 का ग्राफ, अगर x 0 लो तो y 1, अगर x 1 लें तो y 2, अगर x -1 लो तो 0, यानी ग्राफ हमारा एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ये पॉइंट आपका बन रहा है -1 0, ये पॉइंट बनने जा रहा है 0 1, और भी आगे बहुत सारा पॉइंट्स। फिर से कहता है x + 1 का ग्राफ बनाए, लेकिन x > 0। इट मींस ये अगर ओरिजिन है हमारे पास में तो > 0 मींस y एक्सिस से राइट साइड, यानी ग्राफ हमारा इसी पर से चला जाएगा ऐसे, ठीक। -x + 1 के लिए अगर लें, x 0 लोगे तो y 1,
x पॉजिटिव लेना नहीं है, अगर -1 ले लें हम x का वैल्यू -1, तो देखिए कितना बनने जा रहा है 2। यानी ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, एक ये ग्राफ फाइनली गया आपका, एक यहां गया, ग्राफ आपस में मिलते हुए चला गया, इट मींस कंटिन्यूस तो हमेशा होगा। अब कहता है एफ(x) इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। आप जानते हैं ना कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो शार्प पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल, तो शार्प पॉइंट कौन सा है वो देखो 0, यानी 0 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है। क्लियर? जिस पॉइंट पर टर्न ले ले, ये साइन बिलोंग्स टू है, समझ गए? तो जब कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम पर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछे तो आप उसमें ये देखेंगे कि किस पॉइंट पर शार्प बनने जा रहा है। शार्प पॉइंट पर में हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये सब कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हैं प्रीवियस ईयर के, जिस पर बेस्ट क्वेश्चन आते रहते हैं। आइए एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से लेने जा रहे हैं। कहता है ay² = x³, एक ग्राफ है, इसमें फाइंड द पॉइंट्स where the normal line makes equal intercepts on the axis. Equal intercept समझते हैं? एक रफ देखना यहां पहले कि अगर ये एक्सिस है, इक्वल इंटरसेप्ट्स, यानी ये इक्वल इंटरसेप्ट नेचुरली है, एंगल 45 बनेगा। अगर इस साइड से इक्वल इंटरसेप्ट ले लो, ये 45 बनेगा, लेकिन यहां एंटी क्लॉकवाइज में 135 बनने जा रहा है, यानी m का वैल्यू -1, जबकि यहां 45 m = 1। तो एक तो याद रखेंगे, इक्वल इंटरसेप्ट जब रहेगा तो स्लोप्स ऑफ द लाइन हमेशा +-1 आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ द इंटरसेप्ट पार्ट्स। अब कहता है यहां देखो कैसा ग्राफ बनेगा वो, y का वैल्यू पहले y² ले लो तो x³/a है, यानी y का वैल्यू पहले डिफरेंशिएशन निकाल दो तो हमें स्लोप मिल जाएगा, dy/dx निकालो इसका, चलिए निकालते हैं इसका। y dy/dx का वैल्यू 3x² होगा, dy/dx का वैल्यू 3x²/2ay। ये किसका स्लोप कहलाता है? टेंजेंट का। और अगर टेंजेंट का स्लोप हमारे पास में dy/dx है तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? -dx/dy। जो स्लोप हमारे पास ये टेंजेंट का है 3x²/2ay, और ये कितना होना चाहिए? +-1। एक आपके पास ये इक्वेशन है। दूसरा ay² = x³ इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर देंगे 1 और 2, तो पॉइंट xy मिल जाएगा आपको। यहां देखो एक रफ फिगर अगर हम इस ग्राफ का बनाते हैं तो किस तरह का है वो, बस जानने के लिए थोड़ा सा। नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है, इट मींस नॉर्मल इस तरह का है, किसी भी क्वाड्रेंट से जा सकते, और ग्राफ ऐसा है। इस पॉइंट का वैल्यू हमें निकालना है। अगर यहां पर कोई टेंजेंट लो, ये m दैट इज dy/dx, और ये -dx/dy, क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे
पॉइंट आ जाएगा। एक वेक्टर 3D से देखें, एक ए वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा बी वेक्टर दिया हुआ है, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। क्या सब करेंगे वो देख लें। सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। बिल्कुल रखा होगा निकालने के लिए। आई जे के एलिमेंट्स ऑफ ए रखेंगे हम 3/√10, √10 को बाहर ही छोड़ देना, जे 0 और के हमारे पास 1/√10 है। फिर बी का एलिमेंट रखते जो 2/7, 3/7 और -6/7। तो ये आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा। फिर a + 2b यानी b को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर हम a + 2b का वैल्यू निकाल लेंगे और 2a - b भी निकाल लीजिएगा, यानी a को 2 से मल्टीप्लाई करके b फैक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसको इसके साथ ऐड करना, यानी सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का फॉर्म लेना है, यानी a क्रॉस b जो आएगा IJK के टर्म में, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा a + 2b के साथ। जो रिजल्ट IJK का आएगा उसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। और आप आसानी से निकाल लेंगे। हमेशा याद रखें, जब भी डॉट क्रॉस का फंक्शन हो, सबसे पहले हम वैसे क्रॉस फंक्शन करते हैं, और खास करके जब ब्रैकेट दे दिया तब तो वैसे भी समझ जाओगे कि ब्रैकेट सबसे पहले आता है, उसके बाद हम क्रॉस डॉट की ओर देखते हैं। अगर ये ब्रैकेट ना भी देता तब भी पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा हमें उसका डॉट निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वेक्टर से है कि 3 वेक्टर्स आपके पास दिया हुआ, 2 दिया हुआ है और तीसरा फाइंड करना है, लेकिन सी के बारे में दे रखा है कि मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल विथ एक्स एक्सिस। हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस को के से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सी डॉट के नेगेटिव होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव, एक्यूट एंगल मीन्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, और अगर 0 हो जाए तो जानते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर। एबीसी इक्वल इन लेंथ, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मान लो ए बी सी सेम मैग्नीट्यूड एक्स की इक्वल है। टेकन पेयर वाइज, the vectors ABC are equal in length and taken pairwise they make equal angles। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि वेक्टर फॉर्म में ए और बी के बीच का एंगल cos थीटा या कोई भी थीटा sin थीटा भी, डॉट प्रोडक्ट आसान होता है कैलकुलेशन करना, इसलिए हम लोग डॉट ही यूज करते हैं। तो ए और बी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल, सी और ए के बीच का एंगल सेम, यानी cos थीटा कितना लेते हैं हम? A dot B by AB। B और C के बीच B dot C by BC is equal to C dot A upon CA, राइट। अब AB एक्स स्क्वायर हो जाएगा, BC एक्स स्क्वायर हो जाएगा, CA एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हटा दो, ठीक है। अब A डॉट B हम क्वेश्चन से निकाल लेंगे हम,
ए डॉट बी हम निकाल सकते हैं आसानी से। बी डॉट सी में ए कैसे लेते हैं, मान लो सी वेक्टर हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है ना, ये एक वेक्टर है हमारे पास में, और इसको हम सपोज करो कि एल से इंडिकेट कर लेते हैं, चूंकि सी वेक्टर को हम सी वेक्टर को में एक्स लगा दिए हैं। ए डॉट बी कितना होगा, अगर यहां से देखो ए डॉट बी का वैल्यू तो कितना आने जा रहा, आई राइट साइड बी वाले में है नहीं, जे यानी 1, तो ए डॉट बी का वैल्यू हमारे पास 1 हो गया। बी डॉट सी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, बी डॉट सी, सी वेक्टर हमारे पास यहां है, तो x 0 हो जाएगा क्योंकि i नहीं है हमारे पास, तो b डॉट सी y प्लस जेड हो गया, c डॉट a x प्लस वाई हो गया, और ये तीनों इक्वल है यहां से, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। एक आपके पास में ये इक्वेशन है, राइट। सी डॉट के जो सी मिलेगा यहां से क्या करेंगे, इस तरह से कि सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करके किसी एक टर्म में निकाल लो, जिसे मान लो कि x प्लस वाई भी 1 है और y प्लस जेड भी 1 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, x इज इक्वल टू जेड हो गया हमारे पास। अगर यहां से देखो तो x प्लस वाई 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, वाई प्लस जेड भी 1 है, यानी z इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, x का वैल्यू दोनों से सेम 1 माइनस वाई के इक्वल है, यानी 1 माइनस वाई इज इक्वल टू जेड। तो यहां पर जो हमारे पास सी डॉट के यूज करना है लेस देन 0, इसमें किसी एक टर्म में, मान लीजिए कि y के टर्म में लेकर के यहां रख दें तो y निकल जाएगा, y निकल गया तो यहां से z निकाल लेंगे, यहां से x निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, हमारा c वेक्टर आ जाएगा। एक 3D से क्वेश्चन है, देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, दो लाइन, जानते हो दो लाइन के बीच का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे हम निकालते, x माइनस 1 बाई 3 फर्स्ट इक्वेशन, y माइनस 2 बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 2। मान लो यह लेमडा के इक्वल है। सेकेंड इक्वेशन से x माइनस 3 बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 बाई 3, मान लो म्यू के इक्वल है। एक चीज याद रखना, इसमें लैम्डा और म्यू लेते समय वैसे किसी भी फॉर्मूला का, लाइन का इक्वेशन का यूज होने जा रहा हो किसी भी फॉर्मूला में, तो ध्यान में रखेंगे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट हमेशा +1 रहना चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन आईटी में जिसमें आया था ऐसा नहीं दिया था, सब 1 बनाकर ही दिया, देखिए +1 +1 +1, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 2 रहता, 2 से डिवाइड कर देते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, -3 रहता, -3 से डिवाइड कर देते, इस तरह से हम कोफिशिएंट बना लेते हैं। अब अगर देखो x का वैल्यू
तो इन दोनों से क्या बनने जा रहा है, 3 लैम्डा प्लस 1, जबकि सेकेंड लाइन में x का वैल्यू म्यू प्लस 3। यहां से y देखो तो लैम्डा प्लस 2, यहां से 2 म्यू प्लस 1, z देखो तो 2 लैम्डा प्लस 3, 3 म्यू प्लस 2। 3 इक्वेशन है आपके पास, किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू फाइंड कर लो। मान लो इस दोनों को सॉल्व करें और लैम्डा और म्यू निकाल लें। ये दोनों लैम्डा और म्यू का जो वैल्यू आएगा, अगर इसको सेटिस्फाई करे, इट मींस दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा। अगर ना किया तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। अब या तो कहीं हम कैलकुलेशन गलत कर चुके रहेंगे और इसका चांस कम होना चाहिए एग्जामिनेशन में, या फिर वो दोनों लाइन पैरेलल निकल जाएगा, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो लैम्डा म्यू को इसमें रख करके चेक कर लेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक बार चेक जरूर कर कीजिएगा। अब लैम्डा और म्यू को किसी भी एक को यहां रखिए तो x मिलेगा, राइट, यहां रखेंगे तो x मिलेगा, इसमें y और इसमें z, ठीक है। यहां x, यहां y, यहां z, यानी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल गया x y z का। कहता है एंड एट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0 0 0। अब अगर पॉइंट फिक्स हो गया तो डिस्टेंस तो फिक्स होगा ना, तो बस ये जो एक्स वाई जेड मिलेगा और एक पॉइंट जो आपके पास आएगा 0 0 0, इसके बीच का डिस्टेंस भी आ जाएगा। अब कहता है इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस वन, इस पॉइंट से एक प्लेन पास कर रहा है, तो प्लेन का इक्वेशन क्या बनेगा, मान लो ये निकालोगे, सपोज करो 1 3 -1 आता है, मान करके चल रहे हैं आप, निकालेंगे इसे, तो प्लेन का इक्वेशन क्या बनेगा, a x -1 याद होगा फॉर्मूला, प्लस b y -3 प्लस c z +1, ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब सवाल उठता है एबीसी का डिस्टेंस निकालने, वैल्यू निकालने के लिए, जो वो निकालेंगे तभी हम पुट कर सकते हैं। अब कहता है कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस मैक्सिमा है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस मैक्सिमम आने जा रहा है, तो मैक्सिमम अगर डिस्टेंस आने जा रहा है तो फिर हम इसमें कैलकुलस का मैक्सिमा मिनिमा का यूज करेंगे, इससे जो एबीसी का वैल्यू आएगा उससे सब्स्टिट्यूट कर देना है। एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से रख रहे हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, उस तरह का क्वेश्चन नहीं, ये बीएलटी का क्वेश्चन है। ये dx by √5x e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x का होल क्यूब का पावर 4, यानी एक तरह से आप कहेंगे तो ये है हमारे पास dx अपॉन e की पावर 5x by 2 e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x की पावर 3/4। इसमें क्या करते हैं हम, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट टर्म है उसमें से हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल, हाईएस्ट पावर 2x है e का,
जब हम 2x बाहर निकालेंगे तो पावर 3/4 के साथ बाहर निकलेगा, यानी e की पावर 3x/2 निकलेगा। तो dx e की पावर 5x/2 e की पावर 3x/2, e की पावर 2x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस e की पावर -4x की पावर 3/4 आ जाएगा। ये आपका देखिए कितना बनने जा रहा है, e क्या पावर 4x से बेस पावर ऐड होगा 1 प्लस e की पावर -4x को हिट एंड ट्रायल मेथड चल रहे हैं हम लोग, t मान लो, डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड से। एक और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से देखिए, 2 क्वेश्चन आता है इससे। एक वायर है, इस पर मैक्सिमम मिनिमा से रखे हैं, वहां टेंजेंट नॉर्मल से रखे थे। एक वायर है जिसका लेंथ पूरा a है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मान लो एक पार्ट x है, दूसरा पार्ट हमारा a-x होगा। कहता है व्हिच आर बेंट रिस्पेक्टिवली, दोनों को बेंड करके बनाया गया है एक स्क्वायर और एक सर्किल। मान लो अगर इससे एक सर्किल बना लिया जाए तो x लेंथ इसका पूरा सरकमफेरेंस होगा। अगर इसका रेडियस r हो तो x = 2πr बनेगा। एक स्क्वायर बनाया गया है, अगर इसका हर एक साइड का लेंथ y मान ले हम, तो 4y का वैल्यू 4y चारों साइड मिला करके a-x होगा। अब क्या कहता है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द एरियाज, यानी एरिया निकालना है, तो यहां से r निकाल दो x/2π। इसका एरिया यानी y फाइंड करना होगा, y = a-x/4। अब चलिए यहां सम ऑफ एरियाज यानी सर्किल का πr स्क्वायर, स्क्वायर का y स्क्वायर, ठीक है ना। पाई r स्क्वायर मीन्स x² / 4π², y² मीन्स a-x का होल स्क्वायर अपॉन 16। अब सिर्फ x वेरिएबल आ गया, dx/dx निकालना, मैक्सिमम मिनिमम के लिए याद होगा, 0 करेंगे, इससे जो x का वैल्यू आएगा, अगर एक वैल्यू आता है तो डबल डेरिवेटिव पर मत जाना, अगर एक से ज्यादा वैल्यू आ जाए तो फिर डबल डेरिवेटिव पर जाओगे, d2s/dx स्क्वायर निकालेंगे, x का वो वैल्यू लेंगे जिससे कि हमें कहता है लिस्ट सम, और लिस्ट कब आता है, पॉजिटिव के लिए। इस पॉजिटिव होने के लिए x का जो वैल्यू आएगा वो निकाल लो, ठीक है। x निकल गया तो नेचुरली है a के टर्म में आएगा, फिर इसमें रखेंगे y भी क्लियर। देखिए फिर से एक एओडी पर बेस्ड 2 कर्व ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मींस दोनों कर्व एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी जो फर्स्ट से dy/dx निकलेगा, जो सेकेंड कर्व से dy/dx निकलेगा, उसका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। याद होगा ऑर्थोगोनल के लिए कि 2 कर्व ऑर्थोगोनल हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, यानी दोनों के dy/dx का प्रोडक्ट -1। अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखो तो 2ax
प्लस 2by डिवाइड बाई डी एक्स को y1 भी कहते हैं 0, यानी y1 का वैल्यू माइनस ax बाई by हो गया माइनस ax अपॉन by, राइट। उसी तरह से इसका क्या आएगा हमारे पास में माइनस a डैश x बाई b डैश y इज इक्वल टू -1, यानी एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस ए डैश बी डैश, इसको राइट साइड लेके चले जाइए तो बी डैश बाई ए डैश, ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपका। अब सवाल उठता है कि इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। हम यहां एक चीज देख रहे हैं कि दोनों 1 के इक्वल है ना, अगर दोनों 1 के इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश वाई स्क्वायर। एक्स को एक साथ कर लो तो ए माइनस ए डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी डैश माइनस बी वाई स्क्वायर हो गया, यानी एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास मिल गया बी डैश माइनस बी बाई ए माइनस ए डैश। दोनों इक्वेशन सेम होगा। अब अगर दोनों इक्वेशन आपका सेम हो रहा है तो देखिए क्या बनने जा रहा है, बी माइनस बी डैश बाई ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू बी डैश अपॉन ए डैश। इसको नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, अलग अलग डिवाइड करो, रिजल्ट एक एरिया से देखना। इनइक्वालिटी का ग्राफ हम लोग जानते हैं, आता होगा, लीनियर इनइक्वालिटी में काफी ग्राफ देखा होगा। ये सबसे पहले देखो तो ये एक सर्कल बनाने जा रहा है, एक सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है, एक सर्कल। अब सवाल कैसे करते हैं हम लोग, मान लो हम ओरिजिन लेते हैं, 0 0 इसमें रखें, 0 रखेंगे तो 0 लेस देन 1 सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी अंदर का पार्ट शेडेड होगा, अंदर का पार्ट सर्कल का शेडेड पोर्शन बनेगा। अगर ये देखो तो एक पैराबोला बनाने जा रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का फॉर्म में, यानी ग्राफ बनेगा आइदर दिस और दिस, बट x नेगेटिव है तो ग्राफ इधर से जाएगा। x अगर 0 लो तो y कितना रहा है 1 और -1, यानी ये और ये। अगर हम y 0 करें तो x का वैल्यू 1, यानी यहां से, यानी ये पैराबोला कर्व बनते हुए ऐसे जाएगा, कर्व बनते हुए ऐसे चला गया। इसके लिए हम सेटिस्फाई ओरिजिन से अगर कराएं तो 0 इज लेस देन 0 माइनस 1 माइनस 0, यानी 0 इज लेस देन 1 सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसका शेडेड पोर्शन ये आ जाएगा, और यही पार्ट हमें डबल शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। चलिए इतनी दूर का एरिया तो बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2 सेमी सर्कल एंगल, और जहां रेडियस यहां से साफ पता चल रहा है कि आर का वैल्यू आपका 1 है। अब बचा कि ये दोनों पोर्शन निकालने के लिए, तो देखो पैराबोला जिसका इक्वेशन y का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस x है, अगर हम 0 से 1, ये 1 पॉइंट है, 0 से 1 इंटीग्रेट कर दें तो इस पोर्शन का एरिया आएगा और उसका डबल कर देंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस x
x 0 से 1, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 1 और 2 को ऐड कर दो। एक सीक्वेंस सीरीज से है, देखो कहता है कि अगर ये कंडीशंस हो, इससे 2-3 बार क्वेश्चन आईटी में भी आ चुका है, मेन में भी आया है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम डाटा तो चेंज होगा ही। तो कहता है एक्स वाई जेड एपी जीपी एचपी किस में होगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 23 इज इक्वल टू 15yz प्लस 15y कैंसिल zx प्लस 3z कैंसिल xy। ठीक है, यानी देखो क्या बनने जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, यहां का करेक्शन कर लीजिएगा 25 आएगा, प्लस 5z का स्क्वायर माइनस x इंटू 3y, ये बन गया हमारे पास, माइनस 3y इंटू 5z, ये बन गया, माइनस 5z इंटू x, 5zx। ये 105। ये हमारे पास क्या बन गया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जानते हैं किसका फॉर्मूला होता है, हाफ ऑफ x माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5z का होल स्क्वायर प्लस 5z माइनस x का होल स्क्वायर, और ये 0 की इक्वल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 कब होगा, जब x माइनस 3y 0 हो, जब 3y माइनस 5z 0 हो, जब 5z माइनस x का वैल्यू 0 हो। यानी x का वैल्यू 3y, y का वैल्यू 3y का वैल्यू 5z और 5z का वैल्यू x, यानी तीनों आपस में इक्वल हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 5z। ये मान लीजिए x का वैल्यू k, y का वैल्यू k/3, z का वैल्यू k/5, xyz निकल गया, APGPH तीनों चेक कर सकते हैं। 2y इज इक्वल टू x प्लस z हो गया AP, y स्क्वायर इज इक्वल टू xz हो गया GP, और y इज इक्वल टू 2zx/z प्लस x हो गया HP। एक ट्रिगोनोमेट्री से देखना, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से। एक ट्रायंगल है आपका, ABC, कहता है DE आर टेकन ऑन द साइड्स BC। BC पर में D और E 2 पॉइंट्स हैं, D और E। BD, DE और EC तीनों सेम है। मान लो ये एक्स एंगल है, छोड़ दो। एंगल BAD, एंगल BAD x, उसी तरह से दूसरा देखें y, और तीसरा z है। तो कहता है इसका वैल्यू इसमें से कौन सा होगा। अगर मान लो इसका हर एक साइड जो इक्वल आ रहा है, हम A मान लें,
और साइन फॉर्मूला का यूज करो, तो क्या बनेगा हमारे पास? a बाई साइन एक्स, a बाई साइन वाई, a बाई साइन जेड। इसे पता चल रहा है कि साइन एक्स, साइन वाई, साइन जेड सेम है। अब देखना है कि x प्लस वाई किस में आएगा, इसमें आएगा, तो इसमें अप्लाई करो। 2a बाई साइन एक्स प्लस वाई, इस पूरे में 2a बाई साइन एक्स प्लस वाई। अब किसी भी एक साइड से इसको कंपेयर करो। मान लो हम अगर इस साइड को ले लें तो इज इक्वल टू ए ई बाई साइन बी हो जाएगा। साइन वाई प्लस जेड के लिए फिर एक ट्राइंगल पर चलो जिसमें वाई प्लस जेड, मेरे ख्याल से अब तक में समझ चुके होंगे कि क्या करना है हमें। तो फिर 2a बाई साइन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, एक साइड से फिर से ले लीजिए, हम इसमें जा रहे थे इस पूरे साइड में, तो AC बाई AC अपॉन, अगर AC हम ले लें तो साइन, मान लो यहां एंगल बनने जा रहा है थीटा का, साइन थीटा। उसी तरह से अगर इसमें देखो यहां पर में भी हमने लिया है कि AE, अगर हम यहाँ AB ले लें तो एक ही एंगल में तब हम चेंज कर सकते हैं। ये थीटा है, ये Y है, ये पाई माइनस थीटा प्लस वाई। तो B के बदले में हम यूज कर देंगे पाई माइनस थीटा प्लस वाई। बस एक ये इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करके निकाल लेंगे। एक डिफरेंशियल इक्वेशन पर हम रखे हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। देखो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस इक्वेशन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बताए हैं, आप देख सकते हैं वहां जाकर भी, x प्लस वाई बाई एक्स, यानी डिग्री 1 बाई डिग्री 1 होमोजेनियस। इसमें क्या करते हैं, y को vx मानते हैं, dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा, v प्लस इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई dx, राइट। तो इसके बदले में हम क्या रख देंगे, v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वी एक्स बाई एक्स, दैट इज 1 प्लस v, कैंसिल हो गया, dv इज इक्वल टू 1 बाई एक्स dx, बस इंटीग्रेट कर दीजिए और v के बदले y बाई एक्स पुट कर दीजिएगा, एक रिलेशन आपका आ जाएगा। लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द एलिप्स, ये एक एलिप्स है। फिगर जैसा इसमें जानते हैं कि A0 0 B माइनस A0 0 माइनस B होता है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड मीन्स एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे, और एलिप्स का फोकस याद होगा AE, माइनस AE, जिस साइड हम ले उस पर डिपेंड करेगा। इसके मिड पॉइंट का लोकस मान लो H के पॉइंट इसका लोकस है। मिड पॉइंट मीन्स इस पूरे पार्ट को जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है। अब देखो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड क्या होता है, T इज इक्वल टू S1,
याद होगा। टी मीन्स एक्स एच बाई ए स्क्वायर वाई के बाई बी स्क्वायर माइनस 1। S1 मीन्स उस पॉइंट को एलिप्स में रखते, यानी एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, हटा दीजिए दोनों को कैंसिल करके। अब इसे AE0 सेटिस्फाई करेगा, यानी इसमें x के बदले AE और y के बदले 0 रख दो, सिंप्लीफाई कर दो, एक ऑप्शन रिजल्ट मिल जाएगा आपको। एक ट्रिगोनोमेट्री के जनरल वैल्यूज से क्वेश्चन रखे हम यहाँ कि tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक 2 थीटा इज इक्वल टू 1 है। इसका जनरल वैल्यूज क्या होगा? जनरल वैल्यूज, प्रिंसिपल वैल्यूज ये सब परे होंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक 2 थीटा, तो देखो सबसे पहले एक सेम एंगल में बदलना हमें मस्ट चाहिए। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos 2 थीटा का रेसिप्रोकल यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। tan स्क्वायर थीटा माइनस tan 4 थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 आपका कैंसिल हो गया। रिमेनिंग पार्ट्स जो बच रहा है उसमें से अगर tan स्क्वायर कॉमन ले लो तो 2 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। बताने की जरूरत नहीं इसमें। अगर हम tan स्क्वायर थीटा को 0 लें तो थीटा का वैल्यू n पाई। यहां से देखो तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2, यानी tan थीटा का वैल्यू प्लस माइनस √2। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्म याद होगा, n पाई प्लस tan इनवर्स प्लस माइनस। हम दूसरा भी इसका एक फॉर्म ले सकते हैं, प्राय एग्जाम उसी में देता है। tan स्क्वायर थीटा को हम √2 का स्क्वायर करें, यानी tan स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में लिखें तो थीटा इज इक्वल टू याद होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, जहां अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स √2। तो जैसा फॉर्म दे उसके हिसाब से हम लिखेंगे। इसमें एक कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड देखो, कहता है कि PQR 3 पॉइंट से उसका एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। IIT कैंडिडेट वंश और जेईई में दोनों में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखो मान लो एक ओरिजिन पॉइंट है, P पॉइंट है, एक्सिस पर रहेगा, नेचुरली है -1 0। R पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कहीं पर जाएगा 3, 3√3। ज्वाइन कर दो इसे। अब देखो इसका एंगल बाइसेक्टर दो जा रहा है। एक तो ये एंगल बाइसेक्टर जाएगा इस साइड से, एक इधर से भी एंगल बाइसेक्टर जा सकता। अगर इसका स्लोप देखो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से, तो 3√3 माइनस 0 बाई 3 माइनस 0 यानी √3, यानी टोटल एंगल 60 का बन जाएगा, यानी 30। इट मीन्स इसका स्लोप tan 30 डिग्री यानी 1/√3। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन निकल गया। अगर देखो इधर से 60 बनने जा रहा तो ये 120 बनेगा, यानी 60 में बटेगा, यानी अगर इसका स्लोप कहो तो -tan 60 माइनस √3। फिर देखें इसका स्लोप पता है, पॉइंट पता है, 1 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल लेंगे।
हम इस लाइन का इक्वेशन निकालें, इस लाइन का इक्वेशन निकालें, एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला यूज करें, वो भी चलेगा, लेकिन ये तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। या हमारा डाटा इस तरह का था, चल गया, वरना उसी का यूज करते हैं हम। Equation of circle touching this coordinate say touching this at the point 1 2 and passing through 0 2। एक सर्कल है जिसका इक्वेशन निकालना है, ये इस सर्कल को दूसरे सर्कल को टच कर रहा है और पास कर रहा है किसी पॉइंट 0 2 से। इस सर्कल का देखो तो सेंटर हमारे पास 15/2 -5/2 बेटा। इसका रेडियस भी निकल जाएगा g² + f² - c से, तो आपके पास आ जाएगा 225/4 + 25/4 और c का वैल्यू 0 है, यानी आ गया 250/4। कैलकुलेट कर लेंगे, ये सब तो आपका काम है। अब ये सर्कल इसको टच कर रहा है, अगर इसका सेंटर हम अल्फा बीटा मान लें, ज्वाइन करो, इसका रेडियस r हो, इसका मान लो r1 है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस AB = r1 + r2 यानी r + r1। एक इक्वेशन अल्फा बीटा से रिलेटेड ये आएगा, जबकि यही r हमारे पास अल्फा -0 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -2 का होल स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा फाइंड करेंगे, यानी सेंटर पता चल गया, इसमें रखेंगे रेडियस भी पता चल गया, सर्कल का इक्वेशन निकाल लेंगे। एक और मेथड देखें इसमें, मान लो कि जो सर्कल का इक्वेशन निकालना है, उस सर्कल का इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c0 है, जनरल इक्वेशन। दोनों मेथड देख लीजिए। अगर दोनों सर्कल टच कर रहा है तो s1 - s2 0 का यूज करेंगे। ये क्या बताएगा? ये बताएगा कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन। कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन। अब इस कॉमन टेंजेंट पर इस सेंटर से जो लेंथ होगा वो रेडियस के इक्वल, इस साइड से भी जो लेंथ होगा वो रेडियस के इक्वल, और 0 2 से इस सर्कल को सेटिस्फाई भी करा दीजिए, इस सर्कल को 0 2 से सेटिस्फाई भी करा दीजिए, जीएफसी निकल जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन हम रखे हैं, आईआईटी में आया हुआ था, और तो कुछ नहीं, अगर देखो तो क्लास 10th का क्वेश्चन है कि हम स्क्वायर करके 2 बार स्क्वायर करते हैं, निकालते हैं। मेरे देने का मकसद इस क्वेश्चन को रखने का एक ही था कि इसमें जो वैल्यूज मिलेगा x का, ध्यान में आ रहा है ना, 10th में हम एक बार स्क्वायर करते हैं, एक रूट बचेगा 2ab में, उसको हटाने के लिए एक बार और स्क्वायर करते हैं और x निकाल लेते हैं। जितना वैल्यू x का मिलेगा, 2 3 4 5 जो भी आए, इन सारे वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव। यानी x + 1 में x का वो वैल्यू लो जो पॉजिटिव हो, लेकिन वो वैल्यू इसको भी पॉजिटिव करें और इसको भी पॉजिटिव करें। बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसमें x का जितना भी वैल्यू आएगा, मान लो आता है 2 5, 2 रखने पर ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। मान लो x का वैल्यू आता -3, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, जबकि इसमें पॉजिटिव आ रहा है। तो हमें ध्यान में ये रखना है कि वो वैल्यू लेना है जिससे कि तीनों इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करे। इसी कारण से इस क्वेश्चन को हम डिफरेंशियल का रखे थे। कहता है x के किस वैल्यू, xy के किस वैल्यूज के लिए यह इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, बिल्कुल पता चल रहा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। हम क्या करते हैं इसमें,
सबसे पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ अलग अलग रखते हैं। तो देखिए क्या बन रहा है, x प्लस आयोटा x माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा प्लस 2y माइनस 3y आयोटा प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 1। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आपका 10 हो जाएगा बेटा, चूंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1। तो इस साइड में क्या करना, एक टर्म लिखना जिसमें सिर्फ रियल हो, यानी आयोटा नहीं आ रहा हो। दूसरा एक टर्म ब्रैकेट में वो लिखना है जिसमें रियल नंबर आ रहा हो। ठीक है, ये भी आयोटा है। और ये किसके इक्वल हम देख रहे हैं, 10 आयोटा के इक्वल। यानी ये जो पार्ट है वो 0 होगा, चूंकि राइट साइड में हमारे पास रियल पार्ट नहीं है। 0 कर दीजिए, एक्स वाई से रिलेटेड एक इक्वेशन आ गया। ये 10 के इक्वल होगा, आयोटा छोड़ करके एक्स वाई से रिलेटेड होगा। और दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, एक्स और वाई का वैल्यू बता देगा। बताएं, अब जो आपके पास टाइम है इसमें मैक्सिमम ये कोशिश करना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है ये देखना। अब ये नहीं कि पूरी क्वेश्चंस बैठ जाओगे सॉल्व करने, कैसे किस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं ये प्रैक्टिस करना, तब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन कर पाओगे। एक बाइनोमियल थ्योरम से देखो, कहता है इसका 6th टर्म कितना है। 6 टर्म मीन्स P6 का वैल्यू 5600। 6 टर्म इसका कितना बनेगा, एक कम कोफिशिएंट आता है तो 8C5 1 बाई x की पावर 8/3। याद करो NCR, x की पावर n माइनस r, n माइनस r मीन्स 8 माइनस 5 दैट इज 3, x स्क्वायर log x to the base 10 की पावर r that is 5 is equal to 5600। देखो 8C5 का वैल्यू कितना आता है, फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3। ये हमारे पास 8 इंटू 7 इंटू 6 बचेगा, 5 कैंसिल हो जाएगा और ये भी 6 हो गया तो कैंसिल हो गया, यानी 56 बचा। ये जो 56 आ रहा है इससे ये कैंसिल करो तो 100 के इक्वल होगा, यानी हमारे पास आ गया 1 बाई x की पावर 8 x की पावर 10 log x की पावर 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 100। अब देखते हैं कि x क्या रखें हम कि ये 100 के इक्वल हो जाए। अगर देखो हम यहां से तो x स्क्वायर बच गया है ना। अगर हम x के बदले 10 ले लें, ये हिडन ट्रायल है, चूंकि log का अलजेब्रिक के साथ कभी हम इक्वेशन नहीं सॉल्व कर सकते। अगर x 10 लें ये 1 हो जाएगा और ये 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो इस तरह से हिडन ट्रायल लेते हैं जब log दूसरे फंक्शन के साथ अटैच्ड हो। सीक्वेंस एंड सीरीज से देखें, ax भी ap में है यानी 2x इज इक्वल टू a प्लस b। दूसरा gp में है यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू ab। और तीसरा hp में है यानी z इज इक्वल टू
2ab बाई a प्लस बी। ये तीन इक्वेशन हमारे पास है, तीनों इक्वेशन से एक्स वाई निकालना है और फिर पुट करना देना है। यहां पर एक और हमारे पास कंडीशन दे रखा है। तो देखिए वाई स्क्वायर ए बी है, एक्स और जेड का हमारे पास में यहां ये रिलेशन दिया हुआ है नहीं, और x का वैल्यू 9z भी है हमारे पास, यानी इस दोनों से देखो तो या तो z या x हम निकाल सकते हैं। इस दोनों में देखो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ट्वाइस एक्स जेड इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स जेड इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ए बी बचेगा, कितना 2ab बच जाएगा, है ना, a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। z और x के बारे में, x के बदले अगर हम 9z ले ले या z को ही बदल दो, z के बदले में x बाई 9, तो 2x x बाई 9 इज इक्वल टू 2ab, यानी x स्क्वायर का वैल्यू मिल गया हमारे पास। यहां से वाई स्क्वायर मिला हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर व्हिच x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस इज आल्सो एन इंटीजर। कहता है ये दो लाइंस है हमारे पास, मान लो ये दो लाइंस हैं, नेचुरली इसका एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा। इसका x कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कहता है इंटीजर है, यानी यहां का एक्स वाई इंटीजर है। हमें सिर्फ x से मतलब है, x इंटीजर। तो m का इंटीग्रल वैल्यू क्या सब होगा, तो पहले x अगर निकालिए तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से y का वैल्यू 9 माइनस 3x अपॉन 4, जबकि यहां mx प्लस 1 है। 9 माइनस 3x 4mx प्लस 4, 3x का वैल्यू 5 प्लस माइनस 4mx, यानी x का वैल्यू 5/3 प्लस 4m। x को इंटीजर होने के लिए नेचुरली है 3 प्लस 4m का वैल्यू या तो 5 होगा या -5 होगा, या और क्या सब ले सकते हैं कि इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू हो, तो अगर 1 ले लो तब भी इंटीजर 5 आ जाएगा, -1 ले लो तब भी आ जाएगा। एक बार इसको सॉल्व करो तो m का वैल्यू कितना रहा है, 5 माइनस 3, 2/4 हाफ, यानी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि m इंटीजर नहीं आया। अगर इस दोनों को लेकर के चलो तो m का वैल्यू देखो -8/4 -2, तो एक वैल्यू यहां मिला। अगर इस दोनों को लेकर के चलो तो 1 माइनस 3 -2 माइनस हाफ आ रहा है, नहीं होगा। और इस दोनों को लेकर के चलो तो m का वैल्यू -4/4 दैट इज -1, ये यानी 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा m का। ये नहीं पूछ रहा है कि m का क्या वैल्यू होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, तो 2। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कल which are at distance 1 from -3 2। एक सर्कल है, -3 कहीं कोई पॉइंट है। सर्कल के लिए देखो अगर -3 से इसको सेटिस्फाई कराओ तो 9 प्लस 4 प्लस 12 -20 प्लस 13 पॉजिटिव आ रहा है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नेचुरली बाहर में कहीं पॉइंट होगा -3 2। यहां से कहता है सर्कल का वो पॉइंट जिसका डिस्टेंस 1 हो, तो बस बेटा कुछ भी नहीं,
इस पर अल्फा बीटा पॉइंट ले लें, जो कि यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ जा सकता है, ये इस पर डिपेंड करेगा। तो अल्फा बीटा पॉइंट लो तो एक इक्वेशन हमारा बनेगा, अल्फा स्क्वायर मैंने सर्किल को सेटिस्फाई करेगा, -4 अल्फा -10 बीटा +13 = 0। अगर दूसरे इक्वेशन की बात करें तो वन डिस्टेंस है, यानी अल्फा +3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -2 का होल स्क्वायर = 1। दोनों को सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा का जितना पॉसिबल वैल्यूज होगा उतना पॉइंट्स आएगा। यहां देखिए तो P एक पॉइंट है F1 30 -30 और ये एक एलिप्स है, इस दोनों का डिस्टेंस कितना होगा। अगर देखो तो x²/25 + y² 16 = 1। a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 4। अगर इसका इसेंट्रिसिटी निकाल दो तो 1 - 16/25 3/5 हो गया। इसका अगर फोकस निकाल के देखो तो 30, वाह देखो यहां पर मैं ये 30 मीन्स फोकस शो कर दिया। और फिर तो आप जानते हैं कि P अगर कोई पॉइंट एलिप्स पर में हो तो SP + S' P 2a के इक्वल होता है, यानी 2 × 5 दैट इज 10। जबकि यही अगर हाइपरबोला बनता है दोनों का डिफरेंस 2a आता है। ठीक है, ये था क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर आईटी और मेन दोनों का मिला करके जो आपके पास में रखे हैं। फिर से एक बार बता दें, आप अच्छी तरह से रिवीजन करें, सारे थ्योरी पार्ट का रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा टाइम दें और क्वेश्चंस पूरा मत बनाएं, क्वेश्चंस को देखें कि कैसे ये बनेगा, ये मेन देखना है। राइट, ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से आप एग्जाम लेकर के आए। थैंक यू।